चलिए 12th वाले बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन में एक्चुअली कितने कंपोनेंट्स हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, जो डिफिनीशन अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं उस डिफिनीशन में आपने यही पढ़ रखा है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, लो क्वांटिटी होती है, लो अमाउंट होती है। और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, हाई अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन ये डिफिनीशन हमेशा सही नहीं होती है। क्यों नहीं सही होती है, कैसे नहीं सही होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। जो रियल डिफिनीशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो ये है कि सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस हैं जो अपना फेस चेंज कर लेते हैं। फेस चेंज विल ऑकर ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अगर सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट के फेजेस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। लेकिन सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसका फेस चेंज नहीं होता। फेस चेंज डू नॉट ऑकर। फेस चेंज डू नॉट ऑकर। तो अगर कोई कंपोनेंट है जिसका फेस चेंज हो रहा है तो वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और कोई कंपोनेंट है जिसका फेस चेंज नहीं हो रहा है तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम तुमको 4 ग्राम NaCl दे दें, किसमें? 6 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? वाटर का ही सॉल्यूशन बनेगा। अब ये बताओ, अगर NaCl को देखो तो NaCl सॉल्यूशन बनने के पहले क्या था? सॉलिड था। और वाटर पहले भी क्या था? एक्वस था। अभी भी क्या है? एक्वस है। ठीक है, तो फेज बताओ किसका चेंज हो रहा है? सोडियम क्लोराइड का चेंज हो रहा है कि वाटर का चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स फेज किसका चेंज हो रहा है? फेज सोडियम क्लोराइड का चेंज हो रहा है। इसलिए सोडियम क्लोराइड यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इससे टोटल आपको 10 ग्राम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने क्या किया, 1 ग्राम NaCl ले लिया और उसको 10 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अगर डेंसिटी 1 है तो ये 10 ग्राम होगा, तो भी सॉल्यूशन क्या बनेगा? 10 ग्राम ही बनेगा। और अभी भी फेस चेंज किसका होगा? सोडियम क्लोराइड का ही होगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम तुमको ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि आप सभी पढ़ते हैं तालाबों में, नदियों में ऑक्सीजन क्या होती है? डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से मछलियाँ सांस लेती हैं। तो अगर हम आपको ऑक्सीजन दे दें और उस ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए बोलें, तो बताओ ऑक्सीजन किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। वाटर किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका भी स्टेट क्या होता है? एक्वस ही होता है ना, गैसियस तो होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? यहाँ पे सॉल्यूट है ऑक्सीजन और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर दोनों कंपोनेंट सेम फेज में हैं तब क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को प्रिफर करते हैं। एग्जांपल हम नो लेते हैं जो कि है, अगर हम सॉल्यूट के नाम पे और सॉल्वेंट के नाम पे वाटर और अल्कोहल ले लें और हमको डिस्क्रिमिनेट करना है, वाटर एंड अल्कोहल ले लें और हमको डिस्क्रिमिनेट करना है कि बताइए कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। जिसका वेपर प्रेशर लो होगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। याद रखिएगा, जब वेपर प्रेशर लो होगा तो कंपोनेंट जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जब वेपर प्रेशर हाई होगा, जब वेपर प्रेशर हाई होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे पानी है और अल्कोहल है, तो पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? वाटर ही यहाँ पे सॉल्वेंट होना चाहिए था। दोनों की अमाउंट इक्वल है, दोनों मैंने आपको 5-5 ml दे रखा है। ठीक है, 5 ml ही क्या है? वाटर भी है और 5 ml ही क्या है? अल्कोहल भी है। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने जनरेट होती है तो जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लो होगा और जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा, लो वेपर प्रेशर वाला सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, हाई वेपर प्रेशर वाला सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसको आगे आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे। चैप्टर के आगे हम क्या करेंगे? इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन याद करिए बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन
कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन थी अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर किसी सब्सटेंस को आप वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो दीवालों पे कितना प्रेशर लगा रहा है। जैसे सपोज करो इसमें तुमने पानी भर रखा है और ये पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर जो है वो वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, वॉल्स पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका वेपर प्रेशर कम होगा मतलब वाटर, क्योंकि वो देर से बॉयल करता है। डिफिनीशन याद करिए बॉइलिंग पॉइंट की, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी किस फॉर्मेट में दे रहे हैं आप, टेम्परेचर के फॉर्मेट में दे रहे हैं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे वाटर सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो लिखिए कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट करिए बेटा, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है, देखिए कहीं पे भी अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो एक दूसरे के साथ मिसिबल होने चाहिए लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर वो सभी केमिकली रिएक्ट करते हैं इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं बना रहे। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट should not react with each other, should not react with each other। ये नोट करिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, वो आपस में रिएक्शन शो नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर आपस में रिएक्शन शो होगा तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे, वो कोई ना कोई अलग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो सॉल्यूशन नहीं बनाते फिर। तो पहला पॉइंट क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनाते समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने की जो इंथैल्पी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। भाई इंथैल्पी का रिलेशनशिप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इंथैल्पी। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है तो क्या डेल्टा जी की वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं आएगी। और याद करिए कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ जाती थी, तो रिएक्शन या प्रोसेस क्या हो जाती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव ना हो के निगेटिव हो या बहुत कम पॉजिटिव हो, तब ये वैल्यू क्या आएगी, इसकी वजह से माइनस टी डेल्टा एस की वजह से क्या होगा। जैसे सपोज करो ये 5 है और ये -20 है, तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, -15 आएगा। लेकिन अगर ये 50 है और ये -30 है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उस कंडीशन में प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट साइजेस should not differ by more than 30%, should not differ by more than 30%। 30% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइजेस में। ये 3 कंडीशंस हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन को क्या करती हैं, गवर्न करती हैं, बताती हैं। तो याद रखिएगा, इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये प्रोसेस कहां और कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए
अगर आप गैसियस सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज करिए आपने गैसियस सॉल्यूशन लिया, तो गैसियस सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 एप्लीकेबल होगी, ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे जब सॉल्यूट भी क्या है, गैसियस है, सॉल्वेंट भी क्या है, गैसियस है, ठीक है। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन 1 भी एप्लीकेबल होगी, कंडीशन 2 भी एप्लीकेबल होगी, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब अगर आप एक सॉलिड को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना चाहते हैं या एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो नहीं बनेगा जब तक कि ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होंगी। और अगर आप सॉलिड का सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब अगर दो सॉलिड्स का आपस में सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको कंडीशन 1, 2 और 3 तीनों को क्या कराना पड़ेगा, फॉलो कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मेजर है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हमको समझने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा जो है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा जो है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे सपोज करो हम एक सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर ढेर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटर पार्टिकल स्पेस होगा। क्या होगा बेटा, इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, ठीक है। अब देखो हम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो सैचुरेटेड और डेफिनेशंस और नोट्स मैं आपको यूट्यूब फीड में 1-2 दिन के बाद शेयर कर दूंगा इसी लेक्चर के नीचे, लेकिन तब तक आप इसको समझेंगे और नोट करेंगे बुक से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सारे इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस होंगे वो फिल्ड होंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सारे क्या होंगे, फिल्ड होंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, ये अभी भी खाली होंगे, इसमें अभी भी गुंजाइश होगी, वैकेंसी होगी। जैसे आप नौकरी खोजने कहीं जा रहे हैं और सारी की सारी नौकरियां क्या हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं, अब कोई फर्दर नौकरी नहीं बची है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, पोस्ट सैचुरेट हो चुकी है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि आपके पास 100 नौकरियां थी, 50 आपने दी लेकिन 50 अभी भी बची हुई है, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो अभी भी वैकेंट है। किस पे, रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन में। याद रखिएगा ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, एब नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और सुपर सैचुरेटेड की बात अगर हम बात करें तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इंटर पार्टिकल स्पेसेस जब इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब अपनी औकात से ज्यादा वो क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, सीरा, लौंगलता आपने खाया है, गुलाब जामुन खाए हैं, उसका सीरा होता है वो देखिए कितना होता है, डेंस होता है, ठीक है। वो डेंस क्यों है, क्योंकि पानी के साथ चीनी डाल के उसको हाई टेम्परेचर पे पकाया गया और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया, इसलिए वो क्या है, वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब समझ में आई मेरी बात। तो ये थे बेसिक्स सॉल्यूशन चैप्टर के। अब इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे सॉल्यूशन के, और फिर उसके बाद फर्दर हम चैप्टर में वेपर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन की, आखिर थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करती है सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग देंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो हम एक चीज का ध्यान दिलाओ कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम 3 अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम पहला कंपोनेंट लेते हैं इंथैल्पी, दूसरा कंपोनेंट हम लोग लेते हैं एंट्रोपी और तीसरा कंपोनेंट हम लोग लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। हालांकि फ्री तो कुछ नहीं होता है लेकिन नाम है इसका गिब्स फ्री एनर्जी, इसको गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं। फ्री कुछ नहीं होता, नेचर में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, और ये मैं तब समझाऊंगा जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा कि नेचर में फ्री कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या था, एंथैल्पी, दूसरा था एंट्रोपी और तीसरा क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी। अब तीनों फैक्टर्स को हम लोग बारी बारी से कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। जब हमने सॉल्यूशन की बात की थी तो हमने सॉल्यूट की बात की थी, हमने सॉल्वेंट की बात की थी और साथ ही साथ हमने सॉल्यूशन की बात की थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना।
अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बी से डिनोट करते हैं। क्या दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा? होगा। इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम देते हैं बीबी इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा जिसको हम लोग नाम देंगे एए इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन के भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एबी इंटरेक्शन, ठीक है। अब इस बात को समझो, अगर हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स में डील करें, ठीक है, हम एक एनर्जी कर्व लेते हैं, हमको सिंपल सी बात पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सबके लिए क्या होगी, अलग अलग एनर्जी ग्राफ होगा, अलग अलग एनर्जी कर्व होंगी। नॉर्मली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम एक एनर्जी ग्राफ बनाएं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम जीरो मान के चल रहे हैं किसको, एनर्जी को, ठीक है। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन की बात करें, यहाँ पे सपोज करो बीबी इंटरेक्शन था, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो ये बीबी क्या बी प्लस बी में नहीं टूट जाएगा? जो अभी तक बीबी इंटरेक्शन था वो अलग अलग दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया। हम थोड़ी और एनर्जी देते हैं, बीबी था ए था, अभी तक दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, थोड़ी और एनर्जी देते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, तो ये किस में टूट जाएगा बेटा, ये ए प्लस ए में टूट जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को इंटरेक्ट कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि ए और बी जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो एनर्जी को लूज करेंगे। ए और बी जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्ड करेंगे, तो एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। जब नई बॉन्डिंग बनती है तो एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। तो याद रखिएगा, फिर से समझा रहा हूं, अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन देखो तो सॉल्यूट के लिए आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, हम इसको डेल्टा H1 बोल देते हैं। सॉल्वेंट के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, ये भी क्या थी, पॉजिटिव थी, इसको हम H2 बोल देते हैं। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं डेल्टा H3, तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है। और याद रखिएगा कि अगर हम तीनों का समेशन निकालते हैं डेल्टा H टोटल, तो डेल्टा H टोटल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब याद रखिए ये दोनों वैल्यू का जो टोटल सम है वो इस वैल्यू के सम से क्या है, कम है। मतलब नेट वैल्यू जो डेल्टा H आ रही है, डेल्टा H टोटल, वो क्या आ रही है बेटा, निगेटिव आ रही है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि डेल्टा H सॉल्यूशन कभी भी हाईली पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, जब सॉल्यूट का इंटरेक्शन टूटेगा तो आपको इंथैल्पी देनी पड़ेगी, इसलिए इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। जब सॉल्वेंट का इंटरेक्शन टूटेगा तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बनेगा, देखिए यहाँ पे भी टूट रहा है बी और बी का इंटरेक्शन, यहाँ पे भी टूट रहा है ए और ए का इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बी प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे ए प्लस ए बन रहा है, ये दोनों जगह टूट रहे थे, इसलिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ रही थी, देनी पड़ रही थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। लेकिन जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी बाहर निकल के आ रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस वजह से जो नेट इंथैल्पी है, नेट इंथैल्पी टोटल, जिसको हम टोटल इंथैल्पी बोलते हैं, वो आइदर निगेटिव होगी या आइदर स्मॉल पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगला फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, अगला जो फैक्टर है बेटा वो है एंट्रोपी। इंथैल्पी के बाद किसका नंबर आता है, एंट्रोपी का नंबर आता है, ठीक है। एंट्रोपी की डिफिनीशन क्या है, एंट्रोपी इज नाइदर नथिंग बट स्टेट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी हम किसको बोलते हैं, रैंडमनेस को बोलते हैं, ठीक है। अब इस रैंडमनेस के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज करो एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स के अंदर एक पार्टीशन बना दो और इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम क्या है, V है। अब V/2 सॉल्यूट ले लो और V/2 सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों जगह फिक्स हैं कि नहीं है, हैं। लेकिन जब तुम इस पार्टीशन को हटाओगे तो जो नेट सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, V मिलेगा। अब यहीं पे सॉल्यूट भी है और यहीं पे सॉल्वेंट भी है। और अगर हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट की एंट्रोपी की बात करें तो हमें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर यहाँ पहले 500 पार्टिकल थे, यहाँ पे सपोज करिए पहले 100 पार्टिकल थे, तो 100 पार्टिकल प्रेजेंट थे V/2 स्पेस में और पहले 500 पार्टिकल प्रेजेंट थे V/2 स्पेस में। लेकिन अब क्या है, अब 600 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं V स्पेस में, या ये कह लो
कि 100 भी प्रेजेंट है V स्पेस में और 500 भी प्रेजेंट है V स्पेस में, तो ये बताओ कि टोटल स्पेस बढ़ गया कि घट गया? सिंपल सी बात है, बढ़ गया। तो एंट्रोपी जिसको हम S से डिनोट करते हैं, S जो सॉल्यूशन का है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आएगी। एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल्टा S टोटल या डेल्टा S सॉल्यूशन इज इक्वल टू S फाइनल माइनस S इनिशियल। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास इंथैल्पी क्या आ चुकी है? नेगेटिव आ चुकी है। हमारे पास एंट्रोपी क्या आ चुकी है? पॉजिटिव आ चुकी है। अगर इन दोनों को, इन दोनों प्रोसेसेस को, इन दोनों डाटा को अगर हम डेल्टा G के साथ पुट करें तो डेल्टा G के साथ हमको 3 अलग अलग कंडीशन मिल सकती है। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा G में हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव के केस में ये पहली कंडीशन में ले लेता हूं, डेल्टा G भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर डेल्टा G, सेकंड पे अगर कंडीशन लेता हूं, डेल्टा G स्मॉल पॉजिटिव है, क्या है बेटा? स्मॉल पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उस कंडीशन में डेल्टा G क्या आएगा? निगेटिव आएगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा H भी क्या है? पॉजिटिव है, और डेल्टा S ये जो टोटल तुम्हारा कॉम्बिनेशन है ये भी क्या है? पॉजिटिव है, तो अगेन हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में काम करती है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो पहला ऑप्शन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव का है, सेकंड ऑप्शन पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव का है, तीसरा ऑप्शन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का है, और चौथा ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव का है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा G भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है आपका? पहला आंसर सही है, तभी प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। आई होप अब आप थर्मोडायनेमिक्स को समझ गए होंगे इसके पीछे कि कौन सी थर्मोडायनेमिक्स काम करती है सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में। इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।